दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज ये एक थोड़ा विशेष कार्यक्रम रहेगा। पूरा प्रोग्राम जो है वो रहेगा एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको छेड़ दिया है भारत सरकार ने एक राजपत्र को जारी करते हुए, है ना। अमित शाह साहब ने इसकी घोषणा की और वो एक्स पर हर जगह पे वो राजपत्र जो है वो छपा भी, मतलब पोस्ट भी किया गया कि भाई अब हर 25 जून जो है, हर मतलब प्रति साल 25 जून का जो दिन दिन है, जो दिवस है, वो संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को जो है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, इमरजेंसी की घोषणा की थी और जिसको लेकर अब तक जो है उन पर वो हटा भी लिया 2.5 साल के बाद। और उस दौरान क्या क्या हुआ था, अगर वो आपको सही में जानना करना हो तो उस दौरान की बहुत सारी किताबें अगर वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। खैर, वो जो कदम लिया था वो बिल्कुल लोकतंत्र के हित में नहीं था और उसको गलती के तौर पर माना भी। राहुल गांधी ने भी इसको जो है गलती के तौर पर स्वीकारा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि संविधान हाथ में लेके राहुल और अखिलेश और बाकी सब चले थे इस चुनाव में और बहुत बड़ा जो है वो धोबी पछाड़ मिला मोदी साहब को, उनके सपनों को, उनके ख्याली पुलाव जो है वो पके नहीं इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि शायद इसी का एक तरह से जो है बदला लेते हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी। थोड़ा बचकाना सा लगता है, लेकिन इन सब बातों के बीच में हमने सोचा कि आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाए कि जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल जब लागू हुआ देश में, उस समय इन सब की जो जनक है, पितृ संस्था, मातृ संस्था, आप जो भी मान ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उस समय तो भाजपा नहीं थी तो उस समय जनसंघ था, तो जनसंघ भी ये उस समय क्या कर रहे थे, आपातकाल जब लागू हुआ तो इनका स्टैंड क्या था। मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जिनको आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो मैंने किया है, पीयूष बबेले साहब, उनका बहुत बड़ा जो है इसमें एक जिसे कहते हैं ना कि पठन है, वांचन है, जानकारी है, विथ प्रूफ्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा उन्हीं को बुला लेते हैं आज और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में। सर नमस्कार, आपको मैं अनम्यूट कर दूं ताकि आप बात आपकी सुनाई दे। 4 PM पर स्वागत है आपका सर। धन्यवाद धन्यवाद मेरे भाई। मैं कह रहा था कि वो ये जो अभी संविधान हत्या दिवस घोषित तो कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या रोल था उस दौरान जब आपातकाल लागू हुआ और जब तक चला। मयूर भाई, उसमें दो बातें पहले मैं शुरू करूंगा कि जी 25 जून 1975 को आखिर जी इंदिरा गांधी को ऐसा कोई रात में सपना आया? हाँ क्यों एक प्रधानमंत्री जिसके पास 352 लोकसभा की सीटें हों और जी जनसंघ के पास सिर्फ 22 सीटें हों और बाकियों के पास उससे भी कम सीटें हों, तो जी अपोजिशन की पार्टियों के पास कोई ज्यादा सीटें नहीं हैं, प्रधानमंत्री के पास प्रचंड बहुमत है, उसके पहले वो प्रधानमंत्री 1974 में परमाणु विस्फोट करता है, भारत को परमाणु शक्ति बनाता है। उससे पहले वो प्रधानमंत्री 1971 का बांग्लादेश वार जीतता है, उसकी लोकप्रियता अपने चरम पे है, तो उसे क्यों इमरजेंसी लगानी पड़ी होगी, इस पे चर्चा बहुत कम होती है। तो ये बात सही है। इमरजेंसी में क्या हुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी जानना, हमारी पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि इमरजेंसी से पहले क्या हुआ। अगर आप इंदिरा गांधी का वो राष्ट्र के नाम संबोधन जिसमें उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करने की घोषणा की, उसमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें अन्य चीजों के साथ साथ बताई। पहली बात कि देश में जो स्थिति है वो अराजकता की ओर ले जाई जा रही है। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री, देश के रेल मंत्री, उनकी हत्या बिहार में की जाती है। जी दूसरी बड़ी घटना वो उसमें जिक्र करती है भाषण में कि देश के चीफ जस्टिस पर जानलेवा हमला होता है। तीसरी बात वो ये कहती हैं कि विपक्ष के नेता सेना और पुलिस को बगावत करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए उकसा रहे हैं खुलेआम। और साथ में वो याद दिलाती हैं कि गुजरात में और बिहार में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन भड़काया जा रहा है, जिस तरह से हड़तालें की जा रही हैं, उन सब बातों पर
इंदिरा गांधी बहुत जोर से ध्यान से बात कहती हैं। उसके बाद आप दूसरा, हम सबका इंप्रेशन अलग है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग रही है, लेकिन संसद कोई भंग नहीं हो गई। जुलाई में संसद का सत्र हो रहा है, उसमें विपक्ष के नेता मौजूद हैं। तो विपक्ष के जो नेता हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं थे वो जेल से बाहर थे और सत्र में शामिल हो रहे हैं। वहां इंदिरा गांधी कुछ और चीजों पर ध्यान दिलाती हैं कि किस तरह से विपक्ष लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं इंदिरा गांधी का वर्जन बोल रहा हूं और उस समय के अखबारों में या जो उपलब्ध होगा उससे आप देख सकते हैं कि बिहार में और गुजरात में चुने हुए विधायकों को छात्र घेर लेते हैं या एक भीड़ घेर लेती है और उनसे कहती है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दो। एक विधायक के 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम इस्तीफा दे दो वरना तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में एक घटना कोट की है कि कांग्रेस के गुजरात के कोई वरिष्ठ नेता, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहां लड़कों की एक टोली पहुंच जाती है और उन्हें लगभग हॉस्पिटल की खिड़की से फेंकने की स्थिति में आ जाती है। तो देश को अराजकता की चरम स्थिति में क्यों भेजा जा रहा था, ये कभी जो विपक्ष था, जो इमरजेंसी की बात हमेशा करता है, वो ये आज तक नहीं समझ ऐसी देश में कौन सी समस्या आ गई थी। तब तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई नहीं थी, तब तो कोई आपातकाल लगा नहीं हुआ था। तो फिर क्यों एक मंत्री की हत्या की जा रही थी, क्यों घेराव किया जा रहा था और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हड़तालों की पूरी संख्या, कितने हजार हड़तालें कराई गई, उसका जिक्र पूरा इंदिरा गांधी देती हैं और वो कहती हैं कि ये लोग वो हैं जो चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है, ये चुनाव में नहीं जीत सकते हैं, इसलिए ये लोग अब गैर लोकतांत्रिक तरीकों से देश में तानाशाही लाना चाहते हैं और उस तानाशाही को रोकना, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं संविधान में प्रदत्त क्लॉज इमरजेंसी का इस्तेमाल कर रही हूं। और उसी में वो कहती हैं कि इसे मैं ये करना नहीं चाहती, ये करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसे समय के साथ हटाया जाएगा। ये बात इंदिरा गांधी ने सब शुरू में ही कही है। लेकिन मैं देखता हूं कि इस पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में कभी इस बात की चर्चा नहीं होती कि इमरजेंसी के पहले के हालात क्या थे, कैसे चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, कैसे दल बदल किया जा रहा था। और आज एक बहुत मशहूर इंटरव्यू इसमें इमरजेंसी के बाद में एक दिया है इंदिरा गांधी ने एक अमेरिकन पत्रकार को। उसमें वो कहती हैं कि जिस जज ने उनके मामले में फैसला सुनाया था, इंदिरा गांधी के मामले में, उसके बारे में अचानक खबर छप जाती है एक प्रतिष्ठित अखबार में बड़ी प्रमुखता से कि उसकी हत्या कर दी गई है और उस हत्या के इशारा कर दिया जाता है कि इंदिरा गांधी के उकसावे पे हत्या की गई है। और बाद में यह तथ्य सामने आता है कि जो जज जिनकी मृत्यु हुई है वो दूसरे कोई जज हैं, वो जज हैं ही नहीं जिन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कोई फैसला सुनाया। वो स्वस्थ हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन खंडनों को मीडिया नहीं लाता। और उस समय के सबसे मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस, जिसका जिक्र बार बार आता रहता है, क्या हम भूल सकते हैं कि उसके मालिक रामनाथ गोयनका जनसंघ के नेता थे, वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। तो इन सब बातों को, चूंकि आज अन्ना हजारे के आंदोलन की तो बहुत सी बातें हमारे सामने खुल गई हैं कि उसमें जनरल वीके सिंह जनरल होते हुए उसके तुरंत बाद जाके वहां क्या करते हैं, वहां अन्य लोग जो आज तमाम मुख्यमंत्री या भाजपा में या आम आदमी पार्टी में पहुंच गए हैं, पदों पर पहुंच गए हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट अब सामने आने लगे हैं। ये पता चलने लगा है कि उसको बनाने में, उस पूरी मुहिम को अन्ना हजारे खड़ा करने में आरएसएस का कैसा योगदान था। अब ये बातें सामने आने लगी हैं। उसको फ्रेम करने में जो हमारे सीएजी थे जिन्होंने 2G घोटाले को कितने लाख करोड़ का बता दिया, उनकी क्या भूमिका थी, ये सामने आने लगा है। लेकिन इमरजेंसी से पहले भारत में जो षड्यंत्र चल रहा था उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। और इंदिरा गांधी ने उसमें भी आरएसएस को ही मेन किंगपिन बताया है, ये उन्होंने बार बार कहा है। मयूर भाई, आरएसएस को उसमें मुख्य उत्पाद करने वाले जो लोग होते हैं उनमें से वो उनको बताया था। पर अब जब ये आपातकाल लग गया था उस दौरान मैं पढ़ा है कहीं, शायद उस समय तो वो गुरुजी जिंदा थे, इनके गोलवलकर साहब जिंदा थे, और उनके भी कुछ पत्र व्यवहार जो है मेरे ध्यान पे आए थे। तो वहां पे तो वो बड़ी सॉफ्ट साइड दिखा रहे हैं संघ की ओर से टुवर्ड्स इमरजेंसी एंड ऑल दैट। ये कितने सच्चाई है? मैंने गोलवलकर साहब के पत्र अभी जस्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने जो बाला साहब देवरस, जो उस समय सरसंघ चालक थे,
उनके पत्र मैंने पढ़े भी हैं, कल मैंने ट्वीट भी किया। उन पत्रों में दो बातों पर उनका फोकस है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये उनका आंदोलन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप आरएसएस पे जो सख्ती की गई है, आरएसएस के जो लोग अरेस्ट हुए हैं या हम पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे आप हटा दीजिए, वो बार बार ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आरएसएस का चीफ ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात जो उसमें वो कहते हैं, एक पत्र जो शायद नवंबर 76 में लिखा उन्होंने इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को, उसमें बाला साहब देवरस ये कह रहे हैं कि आपका निर्वाचन बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने आपके निर्वाचन को वैध कर दिया है। मैं इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप ध्यान करिए, ये बात आज भी इमरजेंसी के संबंध से ये बार बार कही जाती है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और चूंकि वो प्रधानमंत्री के पद से हट सकती थी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार दिया। तो ये झूठ पर झूठ फैलाने के सिलसिले हैं। अब हम आरएसएस पर अलग से आते हैं। मैं इंदिरा गांधी के जुलाई 1975 के पार्लियामेंट में दिए गए स्टेटमेंट से ये बातें कह रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सारे नेता आज दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और आरएसएस ये क्लेम कर रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरे देश को मिला के साथ चलने वाले हैं, इनकी बातों पर हम यकीन नहीं कर सकते, ये लोग फासिस्ट हैं। और फासिस्ट सिर्फ वही नहीं होता जो तानाशाही ताकतों से सत्ता हासिल करता है, जो झूठ के पहाड़ पर जो अफवाहें फैलाता है और झूठे और षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता काबिज करना चाहता है, वो भी फासिस्ट होता है और आरएसएस फासिस्ट है। इंदिरा गांधी एक एक करके वो सारे वाकये कोट करती हैं कि आरएसएस किस तरह से भारत के सेकुलर संविधान के खिलाफ है, इसने ईसाइयों के खिलाफ क्या क्या किया है, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या किया है, ये सारी बातें उसमें वो कोट करती हैं। इंदिरा गांधी उस भाषण में गोलवलकर की किताब माई नेशनहुड डिफाइंड, ये जो किताब उनकी है, जिसको 1939 वाला संस्करण है, उसको कोट करते हुए कहती हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी पर बुरे से बुरे इल्जाम लगाए। वो उसमें संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को कोट करते हुए कहती हैं कि इन्होंने कभी संविधान में विश्वास नहीं किया और ये तो महिलाओं को जो अधिकार बराबरी का दिया गया था वोट देने का संविधान में, उसका भी विरोध करते हैं। इन्होंने लिख के जरूर दिया और उसमें वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट करती हैं इंदिरा गांधी और कहती हैं कि सरदार पटेल ने भी कहा था कि इन जैसे तत्वों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। और फिर वो कहती है सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा अपोजिशन है, जो कि राजनीतिक अपोजिशन है, उसने इस फासिस्ट संगठन आरएसएस को अपनी स्वीकृति दे दी है, इससे हाथ मिला लिया है और इससे मिलकर देश में उपद्रव फैला रहे हैं। ये उपद्रव फैलाने के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, ये पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने कहा है। और फिर उसमें वो कई उसके पहले के जो जांच कमीशन हैं उनकी रिपोर्टों का भी हवाला देती हैं और ये कहती हैं कि किस तरह से आरएसएस देश में बवाल क्रिएट करने में, अराजकता फैलाने में, चुनी हुई सरकार को हटाने में किस तरह से शामिल है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो वो कभी कभार क्या कई बार जो है वो तस्वीरें आ जाती है उस समय मैं भूगर्भ में रहकर जो प्रवृत्ति करने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी साहब की, कभी सरदार जी के वेश में है, कभी पता नहीं कुछ फ्रेंच कट दाढ़ी में है, ये सब है। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा यहाँ जो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन में, हमारे यहाँ तो वो नवनिर्माण आंदोलन से शुरू हुआ था ना गुजरात में पूरा, जी जो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो, तो वहाँ जो लोग थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो मैं अभी भी कुछ लोग थे काफी उम्रदराज है लेकिन है, तो मैं मिला हूँ उन लोगों से, तो मैंने पूछताछ की, मैंने कहा कि नरेंद्र भाई का मतलब क्या कोई गजब का रोल था, मतलब वो तो ऐसे ऐसे फोटो देख रहे हैं, बोले ये पता नहीं ये क्या कर रहे थे, लेकिन वो जो दावा कर रहे हैं उस तरह का कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने उस समय में जो है संघर्ष में गुजरात नाम की गुजराती में एक किताब लिखी थी अपने आपातकाल के अनुभव को लेकर, तो उसमें भी जो जिन्होंने आमुख पर जो टिप्पणी की है, एक बड़े उस समय के साक्षर थे हमारे गुजरात के, वो भी जो लिखते हैं वो मुझे जितना इसका जितना सार मुझे याद है वो ये है कि लेखक मतलब कि नरेंद्र भाई उस समय वो क्योंकि इस पूरी घटना को उन्होंने देखा है, इसलिए
और वो खुद बता रहे हैं कि भाई मैं काफी उससे जो है उत्तेजित हो चुका हूं। तो उत्तेजना में अगर कुछ एग्जेगरेशन, अतिशयोक्ति अगर इसमें पढ़ने को मिले तो हम लोगों को दरगुजर करना चाहिए। ऐसा तब भी लिखा है, मतलब कि उस समय तो वहां भी जो है अतिशयोक्ति हर चीजों में उन्होंने की हुई है। आप कैसे देखते हैं? आपको मतलब कोई है उनका रोल आपके ध्यान में कि व्हाट एग्जैक्ट रोल ही प्लेड देखिए, ड्यूरिंग द मोदी इमरजेंसी? जी का कोई रोल कभी पता नहीं चलता, क्योंकि जब वो जब 2014 में जब वो नामांकन करने लगे, उन्हें ये लगने लगा कि प्रधानमंत्री बनने के दावेदार होंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस बार पहली बार ये बात स्वीकार की गई कि उनकी शादी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में लंबी सी 8 कॉलम की एंकर खबर छपी थी। उसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह बात कही थी कि शादीशुदा है। तो जो व्यक्ति अपनी शादी तो कम से कम भारत में शादी, जन्म और मृत्यु ये गोपनीय चीजें नहीं है, इसमें पूरा समाज आता है, शादी में बैंड बाजा बजता है, बारात होती है, उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, पंडित जी लिखते पढ़ते हैं, उस चीज को भी वो छुपा सकते हैं। वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका किसी को पता नहीं चल सकता, सहपाठी नहीं मिलता। वो जहां चाय बेचते हैं वहां पीने वाले का पता नहीं चलता। जिस मगरमच्छ को बजाते हैं वो उस नदी का पता नहीं चलता। तो उनकी माया तो वो ही जाने। और कम से कम जैसे मान लीजिए अभी मैंने कुछ बातें आपसे कही, मैंने उसमें कहा कि मैं जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी के इस भाषण से ये कोट कर रहा हूं, ये जून में जो उन्होंने भाषण दिया जो देश के नाम प्रसारित हुआ उससे मैं कोट कर रहा हूं। तो एक साइंटिफिक पद्धति तो ये होती है कि आपको कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ता है। मोदी जी ने कभी कोई एविडेंस ना उन्होंने ना उनके किसी साथियों ने कभी दिया ही नहीं। और दूसरा, जब आरएसएस खुल के ये कह रहा है, वो एक तरफ माफी मांग रहे हैं कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं है, तो आज मोदी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि शामिल हैं, तो अब इन्हें, उस समय तो उनकी हिम्मत किसी की पड़ती नहीं थी, तो षड्यंत्र कर रहे थे, पीछे से कर रहे थे। तो मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि सारी मेहनत कोई और करता है, और जब फसल पक के तैयार हो जाती है, खलिहान में आ जाती है, तो उस पर जाके वो अपनी टोपी रख देते, अपना गमछा रख देते हैं कि ये मेरी। तो ये सारा राम मंदिर का आंदोलन आडवाणी जी ने चलाया, उमा भारती ने चलाया, मुरली मनोहर जोशी ने चलाया, लेकिन आज तीनों के तीनों राजनीति के बयाबान में है। उमा भारती तो वृद्ध भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से उम्र में छोटी है, लेकिन राजनीतिक निर्वासन में है। तो दूसरों के उस पर अपना गमछा रख देना अपने प्रचार तंत्र के बल पर, ये मोदी जी का है। और हो तो कुछ एविडेंस के साथ पेश करे तो हम लोग सुने। ये एक पुस्तक है, आपने शायद पढ़ी होगी, रॉबर्ट ग्रीन की है। उसमें जो 48 नियम बताए गए हैं शक्ति के, उसमें से जो 7वां नियम है वो ये है कि काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। तो शायद तो ये मुझे लगता है इस किताब को चाट गए होंगे मोदी जी, और पता नहीं क्या क्या कर लिया। मैं तो मयूर भाई ये कहूंगा कि अब जब ये इन्होंने इसको लोकतंत्र हत्या दिवस नाम दिया है, तो इमरजेंसी पर चर्चा तो हमेशा से होती रही है। कांग्रेस ने उसके लिए खेद भी व्यक्त किया है, माफी मांगा है। और इंदिरा गांधी ने खुद भी कहा कि जब जनवरी 1977 में आई, वो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कहा कि आज हम इसे हटा रहे हैं, और मैंने राष्ट्रपति से कहा है कि लोकसभा को भंग कर दें और चुनाव कराएं। और सारे नेताओं को वो बाहर रिहा करती हैं, और फिर चुनाव होते हैं और वो बढ़िया तरीके से हारती हैं। और उसके बाद से इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि इमरजेंसी में जो भी ज्यादतियां हुई, उनका वर्णन उससे कई गुना ज्यादा जितनी वो हुई थी इंटेंसिटी के साथ देश में हो चुका। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने का काम इस देश में तीन तरह के लोगों के पास मूल रूप से है। कम्युनिस्टों के पास है, समाजवादियों के पास है, और संघियों के पास है। ये संयोग की बात थी कि तीनों को उस समय टारगेट पे थे कि वो तीनों आपस में मिल गए थे, उनके फर्क ही खत्म हो गए थे। और कांग्रेस में विचारधारा है, लेकिन विचारधारा पे बोलना, लिखना, पढ़ना इसकी कोई अलग परंपरा नहीं है। तो पिछले 50 साल में इमरजेंसी की कमियां, बुराइयां, इस सब पे खुल के बोला गया है और एग्जैजरेट करके बोला गया है। लेकिन कांग्रेस ने अपना पक्ष रखने की कभी जहमत फरमाई नहीं, क्योंकि वहां इस तरह के पढ़ने लिखने वाले लोग कम होते हैं या उनकी रुचि नहीं होती इन बातों में। तो अब ये समय जब ये हो गया है, तो उन 4-5 साल का अध्ययन 75 से पहले का, 70 से 67 से, और उसमें गौर से मैंने अन्य नेताओं को भी पढ़ा है। मैं देखता ये हूं कि सन 47 में देश आजाद हो गया, सन 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे,
तो एक के बाद एक चुनाव वो जीतते चले गए। उनसे अलग हुए लोग थे, लोहिया जी कांग्रेस से ही बाहर गए थे, जेपी कांग्रेस से ही बाहर गए थे, और कम्युनिस्ट अपनी जगह थे, संघी अपनी जगह लगे हुए थे। ये सब हल्ला मचाते थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, हाइप क्रिएट करने में सब मास्टर थे, राजगोपाल थे, लेकिन राजा जी भी बाहर हुए। तो इन सब में, लेकिन ये चुनाव कोई नहीं जीत पाता था। तब जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो इन लोगों की आशा जगी कि अब हम चुनाव जीत सकते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी लगा कि अब नेहरू जी चले गए हैं तो भारत पे हम हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने हमला किया लाल बहादुर शास्त्री के समय पर, लेकिन शास्त्री जी भी सिर्फ 1.5-2 साल रहे और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो विपक्ष को बिल्कुल ये लगा कि अब तो हम जीतेंगे ही, हमें कब्जा कर लेना चाहिए। और इंदिरा गांधी तो गूंगी गुड़िया है, नई लड़की है, हम सबके सामने कहां टिकेगी। तो उस इंदिरा गांधी के खिलाफ आप 67 के आसपास से देखिए कि कांग्रेस के विधायकों का टूटने का सिलसिला शुरू होता है, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनती हैं और इंदिरा गांधी बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। फिर 71 का वार होता है जिसमें इंदिरा गांधी लड़ती हैं, और आप देखें कि इंदिरा गांधी के समय जो राजा महाराजे थे उनके प्रिवी पर्स खत्म होते हैं। इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो इंदिरा गांधी एक साथ राजाओं से, पूंजीपतियों से, विपक्ष की कोटरी से, सबसे मुकाबला कर रही हैं और प्रो पीपुल वो जाने की कोशिश कर रही हैं। और उनको, जिनको इन्होंने बेहद कमजोर समझा था, उन्हें भी ये चुनाव में नहीं हरा पाए, ना 67 में और ना 71 में। तो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे गया कि इन्होंने कहा, उसमें इंदिरा गांधी, फिर उन्होंने एक नेता को कोट किया विपक्ष के, कि उन्होंने कहा कि हम अगर बैलेट से नहीं जीत सकते हैं तो हम बुलेट से जीत सकते हैं। मीनू मसानी को कोट करती है इंदिरा गांधी कि मीनू मसानी ने, खुद जयप्रकाश नारायण ने उसके पहले ये कहा कि अब देश में जरूरत आ गई है कि सैनिक तानाशाही लागू हो जाए कुछ समय के लिए। आज हम जेपी की बहुत अभ्यर्थना कर सकते हैं, मीनू मसानी को बहुत बड़ा कामरेड कह सकते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान करना पड़ेगा कि उस समय के चक्र में वो क्या कह रहे थे। क्या कितने अच्छे से अच्छे आदमी का एक डेमोक्रेसी में ये कहना कि यहां मार्शल लॉ लागू हो जाए देश में, उसके लिए उकसाना, क्या वो भारत की हितैषी बात हो सकती है? ये समझने की बात है। यही वो दौर है जब भारत की पार्लियामेंट पे गौ रक्षा के नाम पर नागा साधुओं का हमला कराया जाता है। आप याद कीजिए, 1967 का ये वही दौर है जिसमें नाथुला और चोला दर्रों के आसपास कश्मीर, चीन में और भारत में युद्ध होता है, और इंदिरा गांधी के समय में हमारी सेना 400 चीन के सैनिकों को मार गिराती है और चीन के सब तंबू उखाड़ के फेंक देती है। और चीन तब हिम्मत नहीं करता, 2020 में जाके वो हमला करता है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं मोदी सरकार में। तो इंदिरा गांधी जो दमदारी से और राष्ट्रवादी जो काम कर रही थी, देश के निर्माण के जो काम कर रही थी, ना चीन से डर रही थी, ना पाकिस्तान के वो 2 टुकड़े कर रही थी, सिक्किम का भारत में विलय कर रही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी, संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ रही थी, तो उनसे ये सब हार चुके थे और सीधा सीधा बिल्कुल हिंसक तरीकों पर जा चुके थे और हिंसक तरीके से सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि इमरजेंसी अच्छी चीज थी, कभी नहीं कहेंगे, इन बातों कहने का मतलब क्या है, लेकिन विपक्ष की ये हरकतें जो अलोकतांत्रिक थी, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही थी लोकतंत्र के नाम पर, इनका विधिवत विश्लेषण अब विद्वानों को, समझदारों को, रिसर्चर्स को करना चाहिए और देश के सामने रखना चाहिए, ताकि पता चले कि जो लोग बहुत बड़े फकीर बने घूम रहे हैं, जिन लोगों को देवतुल्य पूजा जा रहा है, बेसिकली वो डेमागोग्स थे, एनार्किस्ट थे और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। बात सही है, बात बहुत सही। इसको अच्छी तरह से, इसको जो है जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने कभी वो जहमत नहीं की, करनी चाहिए थी, वो नहीं की। और शायद एक तरह से हो सकता है कि देखिए, जमीर जो होता है ना जिसका, पीयूष जी, वो वही जो है अपनी गलती भी स्वीकार करता है। जिसका जमीर मरा होता है वो तो कभी अपनी गलती स्वीकार करता नहीं है। तो अगर इंदिरा गांधी में जमीर नहीं होता तो वो इमरजेंसी खत्म क्यों करती भाई? अगर उसको देश पर कब्जा ही करके रखना था, अगर उसको तानाशाह बन के रहना था, तो चुनाव फिर होते ही नहीं। या तो मयूर भाई, मैं एक चीज कोट कर दूं यहाँ बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं आपको रोक के। राजेंद्र माथुर जो उस समय नवभारत टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम है हिंदी पत्रकारिता में, बहुत ऊंचे कद के, और सब लोग जानते हैं कि इमरजेंसी में वो इंदिरा गांधी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे। जम के उन्होंने आलोचना की, लेकिन बाद में उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। और वो लिखते हैं कि कोई तानाशाह
तानाशाही लगाने के लिए 7-8 साल तक इंतजार नहीं करता। दुनिया में कोई तानाशाही लगाने के बाद, सत्ता पे पूरा कब्जा करने के बाद अपने हाथ से तानाशाही नहीं हटाता। और वे कदम आगे जाते हैं कि प्रेस सेंसरशिप की जहां तक बात थी, हमें ऐसा लगता था कि वो हमें दांत दिखाएंगी और हमें डराती रहेंगी, लेकिन लगाएंगी, दबाएंगी कभी नहीं। और वो जो कर रही थी, माने वो तानाशाही से पूरा मुक्त करते हैं। और चूंकि इमरजेंसी को वो जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन उन तमाम बातों को जिनकी बहुत चर्चा होती है। और मैं आपको लोक में बता दूं, हमने तो जितना सुना है उस जमाने के लोगों से, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के हारने की बहुत बड़ी वजह यह नहीं थी कि विपक्ष के नेता जेल चले गए थे। नसबंदी में अधिकारियों ने जो जातियां की, वो भारत के लोक में सबसे बड़ी चीज गई। और अगर आप देखें जी, संजय गांधी का जो प्रोजेक्ट था वो वही था ना, नसबंदी वाला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में। और जनसंख्या नियंत्रण आज भी भारत में कही जाती, बिल्कुल सही समय था वो नियंत्रण करने का। लेकिन जिस तरह से किया गया, जो हम आज भी देखते हैं कि पुलिस वालों को अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट चालान काटने का एक वो दे देता है कि आपको इतना टारगेट है चालान काटने का, तो वो सबसे पहले गरीब आदमी का चालान काटना शुरू कर देता है, उससे अपने नंबर बढ़ा देता है। ये ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन उसके कारण उनका बदलाव हुआ। ये जो आज बड़े लोग घूम रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा कर ली और फलाना कर लिया, सिर्फ, और दूसरा आज की परिस्थिति से तुलना करें तो सिर्फ 25 जून 1975 से 1 जनवरी 1977 तक का मामला पूरा इमरजेंसी का है। 15 महीने या 18 महीने के आसपास सारा मामला हुआ। आज 10 साल हो गए। अभी हमारे यहां लोकसभा में चुनाव हुआ, उसके पहले रूलिंग पार्टी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने से पहले सारे विपक्ष के नेताओं को बाहर कर दिया था कि आइए आप हमसे चुनाव लड़िए। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। अच्छा, इससे ज्यादा तो हमने अपना जो नागरिक अधिकारों का हनन इसमें देखा, जब ये लॉकडाउन लगा जिसमें किसी से नहीं पूछा गया, कोई कंसल्ट नहीं किया गया, लिखा नहीं तानाशाही, लेकिन 2 साल हम इमरजेंसी में रहे। आप याद करिए नोटबंदी, जिसमें रिजर्व बैंक तक को कंसल्ट नहीं किया जाता है, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमियों को विपन्न कर दिया जाता है, उनकी सारी संपत्ति अगले 2-3 महीने के लिए जीरो हो जाती है। ऊपर से प्रधानमंत्री इस परिस्थिति का मजाक उड़ाते हैं अपने भाषण, मजाक। तो ये बेटी की शादी में और बाप जो है रो रहा है क्योंकि नहीं, और हंसते हैं वो आदमी। अच्छा, ये तानाशाही का मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है कि दिल्ली की सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, वो एलजी के हाथ से नहीं चलेगी। सरकार तुरंत उसको बदलती है और उन एलजी के पावरों को बढ़ाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होने चाहिए और एक प्रधानमंत्री उनको हड़प लेता है, तो ये क्या तानाशाही नहीं? कश्मीर जैसा राज्य जिसको ये पता ही नहीं चलता कि उसको राज्य का दर्जा खत्म होने वाला है, और राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद अब उसकी और शक्तियां ली जा रही हैं, तो जनता की शक्तियों का हरण करना ही असली तानाशाही होती है। उसके ऊपर आपातकाल का टैग लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये हिंदुस्तान पिछले 10 साल से उससे कहीं बहुत बड़ी तानाशाही से गुजर रहा है, उससे बड़े आपातकाल से गुजर रहा है जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। और एक उदाहरण और कि भारतीय न्याय संहिता लागू होनी है, सारे कानूनों को बदला जाना है, और वो बदलने के समय 170 सांसद विपक्ष के पार्लियामेंट से निकाल दिए जाते हैं, और बिना किसी संवाद के एक तरफा इतना बड़ा पूरी भारतीय दंड संहिता बदल दी जाती है। क्या ये कोई तानाशाही, आपातकाल, सर्वसत्तावाद, कौन सा शब्द इसके लिए रखा जाए, वो ये बताएं जो आज लोग संविधान हत्या की दुहाई दे रहे हैं। बहुत सही बात है, मेरे ख्याल से बहुत ही सटीक बातें हुई हमारी पीयूष भाई, और जो दर्शक देख रहे हैं या तो आगे जो देखने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको एक सही सोचने के लिए जो है ना पर्सपेक्टिव मिलेगा ये बातचीत से, कि उस समय 75 से लेके 77 तक जो है आपने कहा उसको कैसे व्याख्यायित करना चाहिए, वो भी जरूरी है ना, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको कभी ज्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो वो जो बातें बताई आपने वो बड़ी महत्वपूर्ण है। संघ के ये अपने बाला साहब देवरस का जेल से ही जो लिखे गए पत्रों के बारे में आपने जो बताया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाअवतारी पुरुष की बात तो थोड़ी बहुत हमको करनी पड़ती है तो कर लेते हैं बीच में, और बाकी अघोषित आपातकाल के भी जो आपने एग्जांपल्स दिए उसको साथ मयूर भाई एक बात और जोड़ दूं। एक अमेरिकन पत्रकार उनसे सवाल करता है कि आप तो इंदिरा गांधी, आप तो पंडित नेहरू की बेटी हैं और आप आपातकाल लगा रही हैं, क्या नेहरू जी भी ऐसा करते?
तो इंदिरा जी कहती कि मुझे नहीं पता वो क्या करते, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जा रही हूं। एक बात और आगे वो कहती हैं, तो वो कहते सबसे खतरनाक हिंदुस्तान के लिए क्या चीज है, अगर ताना आपकी इमरजेंसी नहीं है। वो कहते सबसे खतरनाक चीज होगी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई संगठन भारत की सत्ता में आ जाए, उससे ज्यादा भारत के डेमो जी इंदिरा गांधी ने कहा है कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई संगठन या कोई पार्टी भारत की सरकार में आ जाएगी, सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लोकतंत्र को उस दिन होगा। और उसके पहले वो पार्लियामेंट में भी कहती हैं कि आखिर ये जो ड्रिल कराते हैं, ये हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, जो ये नफरत मुसलमानों अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाते हैं, तो इनका मकसद क्या है, आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? इनका मकसद भारत के लोकतंत्र को चुनौती देना है। और आज 50 साल बाद उन्हीं लोगों जिनके लिए इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा होगा, और उन्हें भी तब याद आई। आप देखिए कि 25 जून को निकले हुए अभी सिर्फ 20 दिन हुए। अगर इन्हें उसको लोक संविधान हत्या दिवस कहना था तो उसकी घोषणा 20 जून को होनी चाहिए थी और 25 जून से लागू हो जाता। जब वो निकल गया और अगले साल आएगा 11 महीने 10 दिन बाद, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। आज इन्हें इसलिए संविधान की याद आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारत की बहुत बड़ी जनता ने संविधान के मुद्दे पर इन्हें धूल में मिला दिया है और आगे भी मिलाने वाली है। तो अब इन्हें, जिनका जन्म ही संविधान का विरोध करने में हुआ है, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी संविधान विरोधी है, जो भारत को सिर्फ एक धर्म का देश मानते हैं, सबका देश मानते ही नहीं है, वो लोग भी संविधान संविधान चिल्लाने लगे। और यहां एक बात और जोड़ दूं कि जो बार बार संविधान हत्या कह रहे हैं, इमरजेंसी संविधान में प्रदत्त एक क्लॉज है, और जब संविधान सभा में इस क्लॉज पर चर्चा होनी थी तो कांग्रेस के ही कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम आपातकाल का प्रावधान आजाद भारत में क्यों रख रहे हैं। तो एक गैर कांग्रेस सदस्य, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर खड़े हुए और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारी चुनी हुई सरकारों के सामने ऐसी परिस्थितियां विदेशी ताकतों के कारण और आंतरिक ताकतों के कारण आ सकती हैं, जिसके लिए हमें ये क्लॉज रखना पड़ेगा। तो इस क्लॉज की वकालत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में की थी, किसी कांग्रेसी ने नहीं की थी। इन सब बातों को जानना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही कट गए हैं सब चीजों से और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करते जा रहे हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल कुछ भी करते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं को तो वो एक वो है शब्द हिंदी में, बौखला जाना, वो बौखला गए ऐसा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने वक्त निकाला जी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने देखा सुना बातचीत को, संविधान को लेकर जो अचानक से प्यार जाग उठा है मोदी साहब को, शाह साहब को, वो प्यार के पीछे का सच क्या है। देश में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय का माहौल थोड़ा बहुत ही किसे कहते हैं बूंद के समान एक जानकारी देने की हमने आपको कोशिश की है। और बहुत कुछ आप भी खुद जो है अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सच आप सबक दे जानने की कोशिश कीजिए। एक एंगल से जो है आपको कोई दृश्य दिखाया जाए तो वो सही हो या जरूरी नहीं होता, आपको हर एक एंगल से चीजों को देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको सही जानकारी मिलेगी। लेकिन संघ के उस समय के जो सरसंचालक थे देवव्रत साहब, वो अपने खतों में इंदिरा गांधी को ये भी लिखते हुए पाए गए कि आपके साथ है, हम तो आपका विरोध कर ही नहीं रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी इसमें नहीं जुड़े हुए, तो हमको जेलों से मुक्त कर दिया जाए। जबकि इंदिरा गांधी का मानना था कि ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। ये सब बातें आप अपनी राय रखिए, सुन के क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है इस कार्यक्रम के बारे में, लिख के हमको भेजिए कमेंट करके। और अगर आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, और आप जो ये लिंक है ना, इसको आप हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है सब तक पहुंचे। तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो जरूरी है, तो वो जरूर करें। और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।